प्रियतम को 1 वर्ष की सज़ा हो गई और अपराध केवल इतना था कि 3 दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों का शरबत पान से सत्कार किया था। मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर सारे नगर की राजनीतिक चेतना किसी बंदी पशु की भांति खड़ी चीत्कार कर रही थी। मेरे प्राणधन हथकड़ियों से जकड़े हुए लाए गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे भीतर हाहाकार मचा हुआ था, मानो प्राण पिघला जा रहा हो। आवेश की लहरें सी उठ उठकर समस्त शरीर को रोमांचित किए देती थी। ओह, इतना गर्व मुझे कभी नहीं हुआ था। वह अदालत, कुर्सी पर बैठा हुआ अंग्रेज अफसर, लाल जरीदार पगड़ियाँ बांधे हुए पुलिस के कर्मचारी, सब मेरी आंखों में तुच्छ जान पड़ते थे। बार बार जी में आता था दौड़कर जीवन धन के चरणों में लिपट जाऊं और उसी दशा में प्राण त्याग दूं। कितनी शांत, अविचलित, तेज और स्वाभिमान से प्रदीप्त मूर्ति थी। ग्लानि, विषाद या शोक की छाया भी न थी। नहीं, उन ओठों पर एक स्फूर्ति से भरी हुई मनोहारिणी ओजस्वी मुस्कान थी। इस अपराध के लिए 1 वर्ष का कठिन कारावास। वाह रे न्याय, तेरी बलिहारी है। मैं ऐसे 1000 अपराध करने को तैयार थी। प्राणनाथ ने चलते समय एक बार मेरी ओर देखा, कुछ मुस्कुराए, फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई। अदालत से लौटकर मैंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई और स्वयं सेवकों को बुलाकर खिलाई। और संध्या समय में पहली बार कांग्रेस के जलसे में शरीक ही नहीं हुई, मंच पर जाकर बोली और सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ले ली। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, नहीं कह सकती। सर्वस्व लुट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका डर। विधाता का कठोर से कठोर आघात भी अब मेरा क्या अहित कर सकता था। दूसरे दिन मैंने 2 तार दिए, एक पिताजी को, दूसरा ससुर जी को। ससुर जी पेंशन पाते थे। पिताजी जंगल के महकमे में अच्छे पद पर थे, पर सारा दिन गुजर गया, तार का जवाब नदारद। दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोनों महाशयों के पत्र आए। दोनों जामे से बाहर थे। ससुर जी ने लिखा, आशा थी तुम लोग बुढ़ापे में मेरा पालन करोगे। तुमने उस आशा पर पानी फेर दिया। क्या आप चाहती हो मैं भिक्षा मांगूं? मैं सरकार से पेंशन पाता हूँ। तुम्हें आश्रय देकर मैं अपनी पेंशन से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी के शब्द इतने कठोर न थे, पर भाव लगभग ऐसा ही था। इसी साल उन्हें ग्रेड मिलने वाला था। वह मुझे बुलाएंगे तो संभव है ग्रेड से वंचित होना पड़े। हाँ, वह मेरी सहायता मौखिक रूप से करने को तैयार थे। मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिए और उन्हें कोई पत्र न लिखा। हाँ स्वार्थ, तेरी माया कितनी प्रबल है। अपना ही पिता केवल स्वार्थ में बाधा पड़ने के भय से लड़की की तरफ से इतना निर्दय हो गया। अपना ससुर अपनी बहू की ओर से इतना उदासीन हो गया। मगर अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है। अब तक मैं अपने विषय में निश्चिंत थी, लेकिन अब यह नहीं चिंता सवार हुई। इस निर्जन घर में निराधार निराश्रय कैसे रहूँगी? मगर जाऊंगी कहाँ? अगर कोई मर्द होती तो कांग्रेस के आश्रम में चली जाती या कोई मजूरी कर लेती। मेरे पैरों में नारित्व की बेड़ियाँ पड़ी हुई थी। अपनी रक्षा की इतनी चिंता न थी जितनी अपने नारित्व की रक्षा की। अपनी जान की फिक्र न थी, पर नारित्व की ओर से किसी की आंख भी न उठनी चाहिए। किसी की आहट पाकर मैंने नीचे देखा। 2 आदमी खड़े थे। जी में आया पूछूं तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो? मगर फिर ख्याल आया, मुझे यह पूछने का क्या हक? आम रास्ता है, जिसका जी चाहे खड़ा हो। पर मुझे खटका हो गया। उस शंका को किस तरह दिल से न निकाल सकती थी। वह एक चिंगारी की भांति हृदय के अंदर समा गई थी। गर्मी से देह फूकी जाती थी, पर मैंने कमरे का द्वार भीतर से बंद कर लिया। घर में एक बड़ा सा चाकू था, उसे निकालकर सिरहाने रख लिया। वह शंका सामने बैठी घूरती हुई मालूम होती थी। किसी ने पुकारा, मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने द्वार से कान लगाया, कोई मेरी कुंडी खटखटा रहा था। कलेजा धक धक करने लगा।
वही दोनों बदमाश होंगे। क्यों कुंडी खटखटा रहे हैं? मुझसे क्या काम है? मुझे झुंझलाहट आ गई। मैंने द्वार खोला और छज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली, कौन कुंडी खटखटा रहा है? आवाज़ सुनकर मेरी शंका शांत हो गई। कितना ढाढ़स हो गया। यह बाबू ज्ञानचंद थे। मेरे पति के मित्रों में इनसे ज़्यादा सज्जन दूसरा नहीं है। मैंने नीचे जाकर द्वार खोल दिया। देखा तो एक स्त्री भी थी। वह मिसेस ज्ञानचंद थी। यह मुझसे बड़ी थी। पहले पहल मेरे घर आई थी। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। हमारे वहाँ मित्रता मर्दों ही तक रहती है, औरतों तक नहीं जाने पाती। दोनों जने ऊपर आए। ज्ञान बाबू एक स्कूल में मास्टर हैं, बड़े ही उदार, विद्वान, निष्कपट। पर आज मुझे मालूम हुआ कि उनकी पथ प्रदर्शिका उनकी स्त्री है। वह दोहरे बदन की प्रतिभाशाली महिला थी। चेहरे पर ऐसा रौब था मानो कोई रानी हो। सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई। मुख सुंदर न होने पर भी आकर्षक था। शायद मैं उन्हें कहीं और देखती तो मुंह फेर लेती। गर्भ की सजीव प्रतिमा थी। वह बाहर जितनी कठोर, भीतर उतनी ही दयालु। घर कोई पत्र लिखा? यह प्रश्न उन्होंने कुछ हिचकते हुए किया। मैंने कहा, हाँ लिखा था। कोई लेने आ रहा है? जी नहीं, न पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं न ससुर जी। तो फिर क्या? अभी तो यहीं पड़ी हूँ। तो मेरे घर क्यों नहीं चलती? अकेले तो इस घर में मैं रहने न दूंगी। खुफिया के 2 आदमी इस वक्त भी डटे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गई थी दोनों खुफिया के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू ने पत्नी की ओर देखकर मानो उसकी आज्ञा से कहा, तो मैं जाकर तांगा लाऊं? देवी जी ने इस तरह देखा मानो कह रही हूं, क्या अभी तुम यहीं खड़े हो? मास्टर साहब चुपके से द्वार की ओर चले। ठहरो, देवी जी बोली, कै तांगे लाओगे? कै? मास्टर साहब घबरा गए। हाँ कै। एक तांगे पर 3 सवारियां ही बैठेंगी। संदूक, बिछावन, बर्तन भाड़े क्या मेरे सिर पर जाएंगे? तो 2 लेता आऊँगा। मास्टर साहब डरते डरते बोले, एक तांगे में कितना सामान भर दोगे? तो 3 लेता आऊँ। अरे तो जाओगे भी? जरा सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया। मैं कुछ कहने न पाई थी कि ज्ञान बाबू चल दिए। मैंने सकचाते हुए कहा, बहन तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा। और देवी जी ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, हाँ होगा तो अवश्य। तुम दोनों जून में 2-3 पाव भर आटा खाओगी, कमरे में एक कोने में अड्डा जमा लोगी, सिर में आने का तेल डालोगी। यह क्या थोड़ा कष्ट है? मैंने झेंपते हुए कहा, आप तो बना रही हैं। देवी जी ने सहृदय भाव से मेरा कंधा पकड़कर कहा, जब तुम्हारे बाबूजी लौट आवें तो मुझे भी अपने घर मेहमान रख लेना। मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। अब वो राजी हुई। चलो असबाब बांधो, खाट बाट कल मंगवा लेंगे। मैंने ऐसी सहृदय, उदार, मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी। मैं उनकी छोटी बहन होती तो भी शायद इससे अच्छी तरह न रखती। चिंता या क्रोध को तो जैसे उन्होंने जीत लिया हो। सदैव उनके मुख पर मधुर विनोद खेला करता था। कोई लड़का बाला न था, पर मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। ऊपर के काम के लिए लौंडा रख लिया था, भीतर का सारा काम खुद करती। इतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके वह कैसे इतनी हष्ट-पुष्ट थी, मैं कह नहीं सकती। विश्राम तो जैसे उनके भाग्य में ही नहीं लिखा था। जेठ की दोपहरी में भी न लेटती थी। हाँ, मुझे कुछ न करने देती। उस पर जब देखो कुछ खिलाने को सिर पर सवार। मुझे यहाँ बस यही एक तकलीफ़ थी। मगर 8 ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मैंने उन्हें दोनों खुफियों को नीचे बैठा देखा। मेरा माथा ठनका। यह अभागे यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरंत बहन जी से कहा, वे दोनों बदमाश यहाँ भी मंडरा रहे हैं। उन्होंने हिकारत से कहा, कुत्ते हैं, फिरने दो। मैं चिंतित होकर बोली, कोई स्वांग न खड़ा करे। उसे बेपरवाही से बोली, भूखने के सिवा और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, काट भी धो सकते हैं। हंसकर बोली, इसके डर से कोई भाग तो नहीं जाता ना? मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई। बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें टहलते देखाती। यह सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आखिर मैं नौकरशाही का क्या बिगाड़ सकती हूँ? मेरी सामर्थ्य ही क्या है?
क्या यह सब इस तरह से मुझे यहाँ से भगाने पर तुले हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? यही तो कि मैं मारी मारी फिरूं। कितनी नीची तबीयत है। 1 हफ्ता और गुजर गया। खुफिया ने पिंड न छोड़ा। मेरे प्राण सूखते जाते थे। ऐसी दशा में यहाँ रहना मुझे अनुचित मालूम होता था, पर देवी जी से कुछ कह न सकती थी। एक दिन शाम को ज्ञान बाबू आए तो घबराए हुए। मैं बरामदे में थी, परवल छील रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में जाकर देवी जी को इशारे से बुलाया। उनकी पत्नी ने कहा, अरे अचानक से क्या हो गया? पहले हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो, कुछ खाओ, तब आराम से बैठकर बात करते हैं। उन्होंने पत्नी से बात करने के लिए दोबारा आग्रह करते हुए क्या कहा, तुम क्यों नहीं समझ रही? मेरी जान पर बनाई है। फिर भी ज्ञान जी की पत्नी ने वहीं बैठे हुए कहा कि बात क्या है, बताते क्यों नहीं? ज्ञान जी ने कहा, पहले इधर आओ। इतने में मैं खुद वहाँ से दूर जाने लगी। तभी ज्ञान जी की पत्नी ने मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं कोशिश करके भी उनसे हाथ नहीं छुड़ा पाई। ज्ञान जी मेरे सामने तो बात नहीं कहना चाहते थे, लेकिन उनसे इंतजार भी नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत कहा, आज मेरे व प्रधानाचार्य के बीच झगड़ा हो गया। पत्नी ने बड़े ही बनावटी शब्दों में कहा, क्या सच में? तब तो उन्होंने तुम्हें खूब पीटा होगा। ज्ञान जी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरी नौकरी आफत में है। पत्नी, जब इतना ही डरता तो झगड़े क्यों? ज्ञान जी, मैं नहीं झगड़ा, उसने मुझे बुलाकर खूब सुनाया। पत्नी, बिना मतलब के? ज्ञान जी, अब क्या बताऊं? पत्नी, मैंने कई बार बोला है ये मेरी बहन है, तुम इसके सामने सब कुछ बोल सकते हो। ज्ञान जी, अच्छा, पर जब बात इनके बारे में ही हो तो? पत्नी ने कहा, मैं समझ गई, खुफियों से तुम्हारी अनबन हुई होगी और पुलिस ने तुम्हारे स्कूल में शिकायत कर दी होगी। ज्ञान जी सोचते हुए, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस ने हाकिम जिला के यहाँ शिकायत की और उसने प्रधानाचार्य से। प्रधानाचार्य ने मुझसे जवाब मांगा है। पत्नी ने कहा, प्रधानाचार्य ने कहा होगा कि उस महिला को अपने घर से बाहर करो। ज्ञान जी, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। पत्नी, फिर तुमने क्या कहा? ज्ञान जी, फिलहाल मैंने कुछ नहीं कहा, वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। पत्नी ने गुस्से में कहा, जब तुम इसका जवाब जानते हो फिर सोचना कैसा? ज्ञान जी सहम कर बोले, मैं ऐसे अचानक कैसे बोल देता? पत्नी गुस्से में बोली, जाओ अभी जाकर अपने प्रधानाचार्य से कहो कि मैं उसे नहीं निकाल सकता, और अगर ना माने तो नौकरी से इस्तीफा देकर घर आ जाना। अभी तुरंत जाओ। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। रोते हुए मैंने कहा, बहन ये सब क्यों? ज्ञान जी की पत्नी ने मुझे डांटा और कहा, तुम बिल्कुल चुप रहो, नहीं तो कान पकड़ लूँगी। तुम क्यों बीच में बोलती हो? हम जब भी रहेंगे तो एक साथ ही रहेंगे, अगर जिएंगे तो साथ, मरेंगे भी तो साथ। पति को सुनाते हुए कहा, इनकी आधी उम्र बीत गई लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सीखा। अब खड़े क्यों हो? तुम्हें बोलने में डर लग रहा है तो मैं जाकर कह दूं? ज्ञान जी ने गुस्सा होकर बोला, कल जाकर बोल दूंगा, इस समय पता नहीं वो होगा भी या नहीं। इधर पूरी रात मैं नहीं सो पाई। पिता व ससुर जी जिसे दोनों ने ठुकरा दिया हो, उस दासी को इन्होंने इतनी इज्जत दी। ज्ञान जी की पत्नी सच में किसी देवी से कम नहीं है। अगले दिन ज्ञान जी निकल रही तभी पत्नी ने कहा, जवाब देकर आना। ज्ञान जी ने जाने के बाद मैंने कहा, बहन तुम ये सही नहीं कर रही हो। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी वजह से तुम्हारा परिवार पर परेशानी आई। ज्ञान जी की पत्नी ने हंसते कहा, हो गया या और कुछ बोलना है? ज्ञान जी की पत्नी ने पूछा कि अच्छा ये बता कि तुम्हारे स्वामी आज जेल की सज़ा क्यों काट रहे हैं? बस इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रीय सेवकों की सेवा कर रहे हैं। आखिर राष्ट्र की सेवा करने वाले वो लोग कौन हैं? ये हमारे लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं? इनका भी तो परिवार होगा, कारोबार होगा, पर ये सब त्याग कर वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों की सेवा कर जेल जाने वाले तुम्हारे पति भी किसी वीर से कम नहीं। ऐसी वीर की पत्नी के दर्शन मात्र से ही आत्मा तृप्त हो जाएगी। फिर मैं नहीं, तू मुझ पर एहसान कर रही है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही और कुछ नहीं बोल पाई। संध्या हो गई। ज्ञान जी घर आए तो उनके चेहरे पर अलग सी चमक नजर आ रही थी। पत्नी ने पूछा, हार कर आए या जीत कर? ज्ञान जी ने स्वाभिमान के साथ कहा, जीत कर। जब मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया तो उसका दिमाग चकरा गया। तभी उसने हाकिम जिला के पास जाकर बात की।
वापस आकर उसने बोला, आप राजनीतिक जलसों में क्यों नहीं शरीक होते? मैंने बोला, ना भाई, मैं कभी ना जाऊं। उसने पूछा, क्या आप कांग्रेस के सदस्य हैं? मैंने बोला, नहीं, और न ही किसी सदस्य से मेरा कोई संबंध है। उसने पूछा, क्या कांग्रेस के फंड में आप दान करते हैं? मैंने बोला, ना भाई, फूटी कौड़ी भी नहीं। उसने कहा, तो ठीक है, मैंने आपका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया। पत्नी ने ये सुनते ही ज्ञान जी को गले से लगा लिया। धन्यवाद। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।